Good morning dear student. So today we are going to start our chemistry portion of class 10th and we will start with the chapter number 7 which is a basic chapter and the name of chapter is atomic theory and periodic classification. So बच्चों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब जो सब्सटेंस जो हैं वो किससे मिलके बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और उसके बाद जिन एटम से मिलके जो एलिमेंट बनते हैं वो अपनी पीरियोडिक टेबल या फिर अपन कह सकते हैं एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट में वो कैसे फिट हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे उनको अरेंज किया गया है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम अगर बात करें एटॉमिक थ्योरी से को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा करने की, इसके बारे में खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस हैं, बहुत सारे सब्सटेंस अपन चारों तरफ देखते हैं, ये जो सब्सटेंस हैं ये कैसे वर्क करते हैं, किन से मिलके बने हैं, इनका कंपोजिशन क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, अगर अर्लियर टाइम की बात करें 5000 BC के टाइम की अपन अगर बात करें, बहुत पहले की बात करें, तो जो फिलोसफर्स हुआ करते थे, इंडियन फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, ये सब जो फिलोसफर्स हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इस एटम, इस सब्सटेंस के बारे में जानने की कोशिश की। तो एक इंडियन फिलोसफर्स हुआ करते थे महर्षि कणाद। तो ये क्या हुआ करते थे, एक्चुअली ये एक ऋषि थे, महर्षि थे। तो ये क्या करते थे, खेतों में जाते थे और दाने चुग चुग के लेके आते थे और उनको घर पे आके और पीस के उनसे आटा बना के और वो अपना खाना वगैरह तैयार करते थे। तो जब एक दिन ये जो महर्षि कणाद थे ये दाना लेने के लिए खेतों में गए और दाना चुके जब वापस आके उनको पीस रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि ये जो दाना मैं लेके आया हूँ इसकी साइज़ अभी बहुत बड़ी है। अगर मैं इसको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाता हूँ, जैसे कि अपन देख सकते हैं ना, जैसे अपन गेहूँ लेके आते हैं, उसका आटा पिसवाते हैं तो आटा जो होता है बहुत बारीक होता है। तो इसी तरीके से महर्षि कणाद ने क्या सोचा कि ये जो एटम, ये जो दाना मैं लेके आया हूँ, इसको अगर मैं बारीक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता जा रहा हूँ, पीसता जा रहा हूँ, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब मैं इस पार्टिकल को, इस ये जो दाना था, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब वो वाला जो पार्ट जिसमें मैं इस दाने को आगे डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो वो एक ऐसा इनडिविजिबल पोर्शन तक हम पहुँच गए। इनडिविजिबल, हम कहाँ पहुँच गए, एक इनडिविजिबल पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर दाना, हम उस पर्टिकुलर दाने के एक इनडिविजिबल पोर्शन तक पहुँच गए। अब इस इनडिविजिबल पोर्शन, जैसे कि हमारे पुराणों में कहा गया है, जिसका विनाश करना संभव ना हो उसको हम कहते हैं परम। क्या कहते हैं हम, परम। तो जो महर्षि कणाद थे उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही हम एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जैसे ये दाना था एक सब्सटेंस ही तो था, किसी भी सब्सटेंस को हम अगर डिवाइड करना शुरू करते हैं तो डिवाइड करते करते हम उसके एक ऐसे भाग तक पहुंच जाते हैं जो कि क्या हो जाता है, परम हो जाता है। मतलब उसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। और महर्षि कणाद ने वो जो अणु था, वो जो पार्ट था, इस दाने का वो भाग जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, उसको नाम दिया परम अणु। और इस परम अणु या फिर इसी को नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया इसको, परमाणु। मतलब परम है जो अणु जिसको आगे विनाश करना, मतलब उसको आगे डिवाइड करना, उसको विभाजित करना संभव ही ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, परम अणु। और ये कब की बात है, लगभग 5000 BC के टाइम की बात है। तो आप सोच सकते हो कि जो सब्सटेंस हैं उनके बारे में जानने की जो जिज्ञासा है लोगों के मन में बहुत टाइम पहले से ही है। इसके बाद इसी टाइम के बाद लोगों में और धीरे धीरे इस एटम, इस परमाणु के बारे में जानने की जिज्ञासा धीरे धीरे क्या हुई, आगे बढ़ती गई और लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट जिसका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था बच्चों, डेमोक्रिटस। इस डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट कह सकते हैं, फिलोसोफर कह सकते हैं, कि फिलोसोफर थे। इन्होंने ये जो परमाणु नाम किसके द्वारा दिया गया था, एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद के नाम द्वारा जो नाम दिया गया था, जिसका नाम था परमाणु, उन्होंने नाम दिया था। इस परमाणु को डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर्स ने इस परमाणु को नाम दिया एटम। क्या नाम दिया बच्चों, एटम।
ये जो एटम वर्ड है, ये जो एटम वर्ड है क्या नाम दिया, जो महर्षि कणाद ने तो इसको क्या नाम दिया था, सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्ट। सब्सटेंस का कौन सा हो गया, छोटे से छोटा पार्ट जो आगे डिवाइड नहीं हो रहा भाई, जो सबसे छोटा, बस इससे आगे उसको डिवाइड करना ही पॉसिबल नहीं हो, उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, परमाणु। और इसी परमाणु को डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया, एटम। तो ये जो वर्ड एटम है, जो डेमोक्रिटस थे ये क्या थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने ये जो परमाणु था उसको क्या नाम दिया, एटम। और इसी ये जो एटम वर्ड है, ये जो एटम वर्ड है ये एक्चुअली ड्राइव्ड है एक ग्रीक वर्ड है एटोमस। एक ग्रीक वर्ड एटोमस से ये क्या है, डिराइव्ड है। और इस एटोमस वर्ड का जो मीनिंग है, देखना बच्चों, इस एटोमस वर्ड का जो मीनिंग है वो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे देखना, इस एटोमस वर्ड का मीनिंग आपको बताता हूँ। ये जो एटम वर्ड है ये डिराइव्ड है एटोमस। ये एटोमस जो वर्ड है इसका मतलब होता है विच कैन नॉट बी फर्दर divided. Any substance which cannot be further divided is known as atom. अब धीरे धीरे हम एक ताना बाना हमने बुन लिया है कि एक्चुअल में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हम इस एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हम उसको डिवाइड करते जाते हैं, तो धीरे धीरे डिवाइड करते करते हम एक ऐसी लिमिट पे पहुंच जाते हैं, उसके आगे उस सब्सटेंस को डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं हो। उस एटम को क्या करना हो, डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं हो। उस स्थिति को या फिर उस सब्सटेंस को जिसको आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एटम। तो जो वर्ड एटम है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे तुम लोगों के NTSC वगैरह एग्जाम होती है, उनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि महर्षि कणाद ने एटम वर्ड को क्या नाम दिया। तो महर्षि कणाद जो थे उन्होंने एटम वर्ड को क्या नाम दिया, उन्होंने एटम वर्ड को नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि जो एटम वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस। इन डेमोक्रिटस नाम के एक ग्रीक साइंटिस्ट ने सबसे पहले कौन सा वर्ड यूज किया था, एटम वर्ड यूज किया था। पूछ लें कि एटम वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो एटम वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है एनीथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एनी सब्सटेंस एनीथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो ये वाली बात हो गई हमारे एटम के बारे में कि एटम जो है एक्चुअली होता क्या है। तो एटम एक ऐसा सब्सटेंस की ऐसी यूनिट होती है जिसको आगे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम बार बार ये वर्ड एटम यूज कर क्यों रहे हैं, हम बार बार ये एटम वर्ड यूज कर क्यों रहे हैं, तो चलो इसके बारे में हम देखते हैं कि हम बार बार ये जो वर्ड एटम है इसको हम यूज कर क्यों रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं 1808 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था, डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक स्कूल टीचर थे। तो उन्होंने एटम के बारे में स्टडी करना शुरू किया। वो जो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एटम के बारे में स्टडी करना शुरू किया। अब धीरे धीरे इन्होंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई एटम को समझाने के लिए। देखो उस टाइम पे इन्होंने कुछ लॉ भी यूज किए जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी डेवलप की। और इस थ्योरी का क्या नाम दिया उन्होंने, इस थ्योरी को नाम दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम दिया बच्चों, चलो मैं हेडिंग लगाता हूँ बच्चों, चलो एक हेडिंग लगाते हैं, अपन एक अच्छी सी थ्योरी पढ़ते हैं। लगो बच्चों हेडिंग लगाते हैं। चलो देखो थ्योरी हेडिंग क्या है हमारी, डाल्टन्स
एटॉमिक थ्योरी। तो ये थ्योरी जो थी हमने अभी बात की है, किसके द्वारा दी गई? एक स्कूल टीचर थे जॉन डाल्टन, उनके द्वारा ये थ्योरी जो है ये डेवलप की गई है। और इन्होंने कुछ लॉज पढ़े हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बेस पे आगे हम डिस्कस करेंगे इनको भी। तो इसके बेस पे, उन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे जो डाल्टन थे उन्होंने एक थ्योरी तैयार की, उस थ्योरी को नाम दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए बच्चों देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो इसके पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उनके कुछ पोस्टुलेट, कुछ अवधारणाएं उन्होंने दी कि भाई एटम जो होता है कैसा होता है, कैसे कंबाइन होता है, एलिमेंट कैसे बनते हैं एटम के कंबाइन होने से। तो इन सब के बारे में डाल्टन ने क्या दी? अपनी एक थ्योरी दी। और इसी थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ अवधारणाएं जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। चलो हम वन बाय वन उनको देखते हैं। देखो बच्चों एग्ज़ाम में ये पोस्टुलेट ही पूछ लेते हैं कि बताओ डाल्टन की एटॉमिक जो थ्योरी है उसके 2 पोस्टुलेट लिखो, 3 पोस्टुलेट लिखो एज पर द क्वेश्चन। तो हम पहुंचते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की तरफ और फर्स्ट पोस्टुलेट को हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पोस्टुलेट की, तो जो डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट है, देखो जो डाल्टन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो आता है, अभी देखना मैं लिखता हूँ, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल tiny particles called atoms. What we are called them? Atoms. जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे, जितने भी ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, सारे जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। और उन पार्टिकल्स को ही हमने क्या नाम दिया? एक्चुअली हमने नहीं, डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। अच्छा, एटम वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? टाइनी पार्टिकल्स, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको आगे हम डिवाइड ना कर सकें। तो सारे जो इतने भी सब्सटेंस हैं वो सारे किससे मिलके बने हैं? छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें हमें एटम कह सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के हम लिख सकते हैं, एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जो एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था जो डाल्टन ने दिया एटम के बारे में। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। द नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज एटम कैन neither be created nor be destroyed। देखो बच्चों इस चीज़ को समझो, क्या लिखा है मैंने? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो एक एटम होता है ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। चलो इसके आगे लिखो, इन ओके बाई any chemical or physical process। देखो बच्चों समझो इस चीज़ को, एटम जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, हम ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चाहे प्रोसेस केमिकल हो चाहे प्रोसेस फिजिकल हो, ना तो हम कोई फिजिकल प्रोसेस से ना ही कोई केमिकल प्रोसेस से हम एटम को बना सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। और ऐसा जो फिनोमिना होता है बच्चों, कैसा फिनोमिना?
कि सब्सटेंस नाइदर क्रिएटेड नॉट destroyed, इस तरीके के जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कंजर्वेशन फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना? कंजर्वेशन फिनोमिना। तो हम इसी जो पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट को अदर लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब कि एटम जो होता है वो किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में कंजर्व्ड रहता है, ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे कंजर्व्ड रहता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो बच्चों, तो देखते हैं हम लिखते हैं एक रिएक्शन लिखते हैं। देखो C मतलब कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या देती हैं हमें? CO2, एक गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास किसके एटम हैं? कार्बन के। कितने एटम हैं? एक एटम कार्बन का है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? देखो बच्चों, O2 मतलब 2 एटम। यहाँ पे एक एटम किसका है? कार्बन का है, और 2 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। और रिएक्शन के बाद देखो, यहाँ पे भी देखो कितने एटम हैं? एक एटम जो है वो कार्बन का है, 1 एटम कार्बन का है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखो रिएक्शन में हमने क्या क्या पार्टिसिपेट करवाया। फिर रिएक्शन के जब स्टार्ट हुआ तो हमने क्या क्या लिया? एक एटम ऑक्सीजन का लिया था और 2 एटम ऑक्सीजन, एक एटम कार्बन का लिया था और 2 एटम ऑक्सीजन के लिए थे। और रिएक्शन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें भी एक एटम कार्बन का है और 2 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एटम जो थे पहले जितने थे बाद में भी उतने ही हैं। मतलब एटम ना तो हमारे पास जनरेट हुए हैं और ना ही हमने इनको डिस्ट्रॉय किया है। तो एटम जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या रहते हैं? कंजर्व्ड रहते हैं। मतलब ना तो हम उनको बना सकते हैं और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो 2 पोस्टुलेट हमारे हो गए। 2 पोस्टुलेट हमने ध्यान से समझ लिया। पहला पोस्टुलेट क्या था कि जितने भी सब्सटेंस हैं इस यूनिवर्स में सारे किससे मिलके बने हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? एटम। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। मतलब ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलो बच्चों, लेट अस मूव टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज all the atoms of an element, all the, okay, let me write, all the atoms of an element are same। that is same का मतलब क्या हुआ? that is they have identical shape and size and mass। देखो समझो बच्चों इस बात का क्या मतलब हुआ। एक एलिमेंट, हमने किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया तो उसके जितने भी एटम्स होंगे उस एलिमेंट के, वो सारे के सारे एटम कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। आइदर दे आर सेम इन शेप, उनकी शेप भी सेम होगी, उनकी साइज भी सेम होगी, और उनका जो मास होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की ही बात कर लें। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन। तो बच्चों अगर मैंने कार्बन एक एलिमेंट ले लिया जिसका सिंबल क्या होता है? C। अगर मैंने कार्बन एक एलिमेंट ले लिया तो ये जो एलिमेंट है कार्बन, इसमें जितने भी एटम हैं, क्योंकि एटम तो क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिनसे ये एलिमेंट मिलके बना है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और इन्हीं पार्टिकल को हमने एटम नाम दिया था। इसके जो जितने भी एटम इसके अंदर होंगे वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एक एलिमेंट में कितने एटम हो सकते हैं, किस तरीके से अरेंज हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस एलिमेंट में जितने भी एटम हैं वो सारे एटम क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। किसमें, शेप में आइडेंटिकल हैं, साइज में भी आइडेंटिकल हैं और उनका मास जो है वो भी क्या है, हर एक एटम का मास आइडेंटिकल है, सेम है। तो ये है हमारा थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट समझ में आया? क्या है थर्ड पोस्टुलेट? कि जितने भी किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एटम क्या होते हैं, शेप, साइज और मास में आइडेंटिकल होते हैं। उनका मास सेम होता है, उनकी साइज सेम होती है, उनकी शेप सेम होती है। ओके, let's move to the fourth postulate of this theory, and the fourth postulate of this theory is different element have different atoms। अब देखो बच्चों, ये तो एक ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब दैट इज हैव डिफरेंट साइज। अगर एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया बच्चों तो उनकी साइज भी डिफरेंट होगी, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी और उनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सेम एलिमेंट है तो उनके एटम भी सेम है, और अगर एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया तो उनकी जो शेप और साइज है वो भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, लेट अस टेक सोडियम और मैग्नीशियम। अब देखो जो सोडियम जो है इसके जो एटम्स हैं उनकी शेप, साइज और उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जो मैग्नीशियम है उनकी शेप, उनकी साइज और उनका जो मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हमने एलिमेंट डिफरेंट ले लिया है तो उनका जो मास होगा, उनकी जो एटम्स की साइज होगी, उनकी जो एटम्स की शेप होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आ गया बच्चों समझ में? इस तरीके से हमने हमारे 4 पोस्टुलेट कंप्लीट कर लिए हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया पोस्टुलेट है। और फिफ्थ पोस्टुलेट कुछ इस तरीके से है। देखो बच्चों कैसे हम फिफ्थ पोस्टुलेट को लिख सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट इज कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स ध्यान से देखना, एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो to form compound, to form molecules or compounds। देखो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, जो एटम्स होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम बात कर लें, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कंबाइन होते हैं, लेकिन कंबाइन ऐसे एक इंडेफिनिट पोर्शन में नहीं कंबाइन होते, वो हमेशा कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। और कंबाइन होके एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे। इसके बारे में हमने कक्षा 9th में पढ़ लिया है, 9th क्लास में हमने इसके बारे में खूब पढ़ा है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बारे में। तो जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं हमेशा, किस में कंबाइन होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में वो हमेशा कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब ये फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, चलो बच्चों इसको देखते हैं कि एक फिक्स्ड रेशियो क्या होता है। देखो हाँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे कि हमने कंबाइन किया, लेट अस से हमने हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन एक गैस होती है हम जानते हैं, और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को कंबाइन करके हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं वाटर, H2O लिक्विड। ठीक है, अब देखो अभी शायद काफ़ी लोग बच्चों को नहीं पता कि इनका मास कैसे निकालते, पर अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। देखो इसका जो मास होता है वो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है। तो 2 का कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, यूनिट में अपन मेजर कर लेते हैं। 2 यूनिट हाइड्रोजन का मास हो गया, और ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 यूनिट, तो 2 एटम का कितना हो गया, 32 यूनिट।
अब देखो ये हमेशा कंबाइन होंगे, तो अगर हम इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो 2:32 कितना हुआ 1:18, कितना हुआ सिंपलेस्ट रेशियो 1:18। तो बच्चों जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमेशा 1:18 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे। मतलब जो वाटर है हमारे पास, इस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो है वो कितना रहेगा 1:8। अब ज़रूरी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो वाटर है हमने रेन वाटर लिया है या रिवर वाटर लिया है या कोई सा भी हम वाटर ले सकते हैं, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग रेशियो है हमेशा कितना रहेगा 1:18 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा एटम कंबाइन होंगे तो किस में कंबाइन होंगे, वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसको कि कैसे कंबाइन होंगे और क्या होता है फिक्स्ड रेशियो। चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने एक और एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था कार्बन और ऑक्सीजन का। C+O2 गिव्स CO2, सिंपल, एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 यूनिट और ऑक्सीजन का अभी हमने देखा कितना होता है 32 यूनिट। ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं CO2 बना रहे हैं। अब देखो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 12:32, या फिर कैसे निकाल सकते हैं हम 4:3:8, कितना हो गया 3:8। तो जो कंबाइनिंग रेशियो हो गया मतलब CO2 बनाने में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा कौन से रेशियो में कंबाइन होंगे 3:8 रेशियो में कंबाइन होंगे। तो एटम्स जो होते हैं हमेशा कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होते हैं किस में, क्या वो एक इंडेफिनिट पोर्शन में कंबाइन होते हैं, नहीं, वो हमेशा किस में कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं। तो इस तरीके से हमने डाल्टन के कितने पोस्टुलेट पढ़ लिए 4 पोस्टुलेट हमने पढ़ लिए, फिर 5 पोस्टुलेट हमने पढ़ लिए। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट हम अगर देखें, ओके बस इतने ही पोस्टुलेट हैं। तो ये थी हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कि एटम्स कैसे होते हैं, कैसे वो कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस कर लिया। पर आज अब एक बात और बताता हूँ, देखो तो समझो इसको ध्यान से। जो प्रेजेंट टाइम है उसमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कोई ज़्यादा यूज नहीं है, मतलब ये एक तरह से वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा कि जो भी सब्सटेंस होता है वो किससे मिलके बना है, जो भी एलिमेंट है सब्सटेंस है सारे किससे मिलके बने हैं एटम से मिलके बने हैं। और जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं इंडिविजिबल होते हैं, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट in the present time atom we already know atom can also be further divided, and what are the subatomic particles means एटम को फर्दर किस में डिवाइड कर सकते हैं हमने नाम बहुत अच्छे सुना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एटम कैन नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज फॉल्स, nowadays it is false, but that time it is true, but nowadays it is false that atom can neither be neither further divided। जो एटम है वो उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत बात है, हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बेसिस है हमारा एटम के बारे में डिस्कवरी का और एटम के इवोल्यूशन का, कि कैसे एटम के बारे में हमने जानना शुरू किया। तो पहले हमने एटम के बारे में जानना कहाँ से शुरू किया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही।